नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में बात करूँगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने सवाल भी पूछे हैं कि लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, बड़ी उम्र में होने वाला स्किज़ोफ्रेनिया कैसा होता है, क्यों होता है और इसका इलाज कैसे होता है। इस बारे में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि आमतौर पर स्किज़ोफ्रेनिया जो कि यंग एज में होता है, जिसे अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, उसके बारे में तो काफ़ी चर्चा होती है और ज़्यादातर जब स्किज़ोफ्रेनिया की डिस्कशंस होती हैं तो उसमें मोटे तौर पर हम अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया को ही रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टरों के पास ज़्यादातर जो क्लिनिक में आने वाले पेशेंट होते हैं, चाहे वो अपने स्किज़ोफ्रेनिया के लिए पहली बार कंसल्ट कर रहे हो या फिर काफ़ी टाइम से कंसल्ट कर रहे हो, ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो यंग एज के पेशेंट्स होते हैं। पर लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात कम होती है। यूट्यूब पर वीडियोस भी जो हैं उनमें भी डॉक्टर्स अक्सर लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया को ज़्यादा मेंशन नहीं करते और इस वजह से इस पर पब्लिक में जानकारी बहुत कम है। इनफैक्ट अचंभे की बात तो ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया जो कि लेट एज में होता है उस पर रिसर्च भी बहुत कम है। मतलब ना ही सिर्फ डॉक्टर, ना ही सिर्फ यूट्यूब पे आने वाले डॉक्टर, रिसर्चर्स भी इसके बारे में कम जानकारी रखते हैं और उस पर ध्यान भी कम देते हैं। जितनी भी स्किज़ोफ्रेनिया पर रिसर्च हुई है, मतलब लगा लीजिए अगर 15,000 या 10,000 रिसर्च हुई होंगी अगर, तो उनमें से केवल 1% रिसर्च ही ऐसी हैं जो कि लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया पर हुई है। मतलब करीब करीब 100-150 रिसर्च ही हुई होंगी अगर 10 से 15,000 रिसर्च टोटल स्किज़ोफ्रेनिया पर हुई है। तो बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड एरिया है, बहुत ही कम ध्यान दिए जाने वाला एरिया है। और क्योंकि बहुत सारे पेशेंट लेट एज में स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप करते हैं, इसलिए इसके बारे में बात करना जरूरी है। साथ ही हिंदुस्तान जैसे देश में जहां करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और उनमें लाखों पेशेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया है, लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया की पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है काफी। पहले बात करेंगे कि ये लेट ऑनसेट होता क्या है, किस एज में कहा जाए कि पेशेंट को जो ऑनसेट है वो लेट हो रहा है। आमतौर पर जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो 30 साल से कम की उम्र में डेवलप हो जाता है। मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई देते हैं। मेल्स में ज्यादातर 20, 22, 24 की एज तक स्किज़ोफ्रेनिया हो चुका होता है। मतलब ज्यादातर जो मेल्स हैं उनमें स्किज़ोफ्रेनिया 20, 22 की उम्र तक डेवलप हो चुका होगा। तो वहीं फीमेल्स जो हैं उनमें करीब 5 साल लेट स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होता है। मतलब हम कहेंगे कि 28-30 की उम्र तक फीमेल्स में स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से जो जेंडर की डिस्ट्रीब्यूशन है ये अलग होती है और ज्यादातर जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स हैं वो 30 या उससे कम की उम्र में डेवलप कर लेते हैं बीमारी। कुछ पेशेंट्स में 30 के बाद भी होती है, जिनमें अधिकतर महिलाएं ही होती हैं। तो लेट ऑनसेट जो होता है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है कि 40 या 45 की एज के बाद के जो पेशेंट्स हैं उनमें जब स्किज़ोफ्रेनिया पहली बार डेवलप हो रहा है तो उसे लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया कहेंगे। अब 40 या 45 दो अलग अलग मैंने नंबर लिए। जो डायग्नोस्टिक मैनुअल हैं जैसे कि डीएसएम या आईसीडी, उनमें लेट ऑनसेट को 45 के बाद का माना जाता है और सारे पेशेंट जिनको पहला एपिसोड 45 के बाद ही हुआ है उनको लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया में स्पेसिफाई किया जाता है। तो वहीं कुछ रिसर्चर्स के ग्रुप्स हैं जिन्होंने सिर्फ लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया पर जो रिसर्च की, तो उन्होंने देखा कि ऐसे में हम दो टाइप के पेशेंट्स कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो जो कि 40 से 60 के बीच स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप करते हैं, इनको कहेंगे लेट ऑनसेट। और एक होते हैं जो 60 साल की उम्र के बाद स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप करते हैं, उनको कहते हैं वेरी लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया। तो इस तरह से हमारे पास दो ऐसी क्लासिफिकेशंस मिलती हैं जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि 40 के बाद वाले जो स्किज़ोफ्रेनिया के पहले एपिसोड्स एक्सपीरियंस करने वाले लोग हैं उनको हम लेट ऑनसेट में कैटेगराइज करेंगे। अब यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है कि जैसे अर्ली ऑनसेट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में मेल और फीमेल के बीच डिफरेंसेस होते हैं, इनफैक्ट यंग एज में होने वाले स्किज़ोफ्रेनियाज में मेल्स में ही ज्यादा पाया जाता है फीमेल्स के मुकाबले। मतलब 2 से 3 गुना ज्यादा मेल्स पाए गए हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है फीमेल्स के मुकाबले। तो वहीं लेट ऑनसेट में 8 से 10 गुना फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है मेल्स के मुकाबले ये स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि 40-50 की उम्र के बाद ज्यादातर जो स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है वो फीमेल्स में ही हो रहा है। मतलब अगर 100 पेशेंट ऐसे हैं जिनको पहली बार 45 की उम्र के बाद स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, उनमें से 8-10 ही ऐसे होंगे जो कि मेल्स होंगे और बाकी करीब 85 से 90 पेशेंट्स जो है वो फीमेल्स ही होंगी, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं
फीमेल्स की बॉडी में या माइंड में आने वाले चेंजेस कहीं ना कहीं डिटरमाइन करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लेट एज में स्किज़ोफ्रेनिया होता है। और जो आम धारणा है वो यही है कि हार्मोनल लेवल्स में आने वाले चेंजेस की वजह से फीमेल्स में स्किज़ोफ्रेनिया लेट एज में डेवलप होता है। एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उनके पीरियड्स में बहुत इन्फ्लुएंस करता है। मेनोपॉज आने से करीब 1-2 साल पहले फीमेल्स में एस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाते हैं। इनफैक्ट कई बार तो 6-8 साल पहले से ही उनके अंदर एस्ट्रोजन के लेवल्स कम होने लगते हैं। और मेनोपॉज के बाद क्योंकि एस्ट्रोजन के लेवल्स काफी गिर जाते हैं, ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं स्किज़ोफ्रेनिया का ऑनसेट एस्ट्रोजन के गिरे हुए लेवल से एसोसिएटेड होता है। अगर और बायोलॉजिकल लेवल पर जाया जाए तो इसके पीछे का रीजन ये होता है कि एस्ट्रोजन के लेवल्स यंग फीमेल्स में डोपामिन के लेवल्स को लो रखते हैं, और जैसे जैसे इन महिलाओं की उम्र बढ़ती जाती है एस्ट्रोजन के लेवल्स कम होते जाते हैं और मेनोपॉज के बाद बहुत कम हो जाते हैं ये लेवल्स। इस वजह से डोपामिन के लेवल्स जो है वो ब्रेन में बढ़ जाते हैं, या जिसे कहते हैं कि डोपामाइनर्जिक एक्टिविटी, या जो डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से डोपामिन ज्यादा पैदा होता है। और ज्यादा डोपामिन की वजह से पॉजिटिव सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के आते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। और इसी के साथ अगर हम देखें तो जो लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनियाज हैं, क्योंकि महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं और पॉजिटिव सिम्टम्स ही ज्यादा होते हैं, इसलिए इनमें पैरानॉइड डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस ज्यादा आम होते हैं, जबकि नेगेटिव सिम्टम्स लेट ऑनसेट में कम पाया जाता है। यंग एज में होने वाले स्किज़ोफ्रेनिया में नेगेटिव सिम्टम्स काफी सारे पेशेंट्स में पाए जाते हैं। इनफैक्ट बहुत कॉमन है कि स्किज़ोफ्रेनिया जब डेवलप होता है तो शुरुआत भले ही डिल्यूजन या हेलुसिनेशन से हो, पर लंबे समय तक पेशेंट्स में नेगेटिव सिम्टम्स बने रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी डे टू डे फंक्शनिंग काफी अफेक्टेड रहती है। नेगेटिव सिम्टम्स जिसमें वो बहुत इमोशनल नहीं होते, मतलब इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, सोशलाइज नहीं करते, मोटिवेटेड नहीं रहते, और साथ ही वो बात भी कम करते हैं, मन में ज्यादा बातें ही नहीं आती कहने की, चुप चुप ज्यादा रहते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं जो कि यंग एज में जब स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होता है तो वहां बहुत आमतौर पर देखे जाते हैं। पर वहीं जब लेट एज में डेवलप हो रहा है तो ऐसा पाया जाता है कि नेगेटिव सिम्टम्स रिलेटिवली कम होते हैं। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट में देखा जाता है, एक ऐसा सिम्टम टाइप जो कि बहुत कॉमन है अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया में, वो होती है कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, मतलब साइकोलॉजिकल फंक्शन में आने वाली कमी, या जिसे हम कहते हैं कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेफिसिट्स होते हैं। इनमें आते हैं जैसे हमारी मेमोरी, अटेंशन, कंसंट्रेशन, प्लानिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रोसेसिंग स्पीड, मतलब कितना तेजी से या कितना स्लो कोई काम कर रहा है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, मोटिवेशन लेवल्स आते हैं, मूड पर कंट्रोल कितना है ये भी इसके अंदर आता है, और साथ ही कुछ पर्सनैलिटी फैक्टर्स आते हैं। ये जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं ये अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया में कई पेशेंट्स में ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, जबकि लेट ऑनसेट में ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होते। और ये जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं ये एक पर्सन की डे टू डे एवरीडे फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छी अटेंशन स्पैन होगी, कंसंट्रेशन होगी, मेमोरी ठीक से काम करेगी, लॉजिकल रीजनिंग ठीक से काम करेगी, तो एक व्यक्ति जो है वो अपने डे टू डे लाइफ में ठीक से काम कर पाएगा। पर जो यंग एज के पेशेंट्स होते हैं उनमें अक्सर ये डेफिसिट्स होने की वजह से अक्सर वो अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वहीं ऐसे लोग जिनको लेट एज में डेवलप हो रहा है, जिन्होंने अपनी यंग एज में काफी अच्छी खासी सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग दिखाई है, मतलब घर के काम करने में ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, और कोई अगर ऑक्यूपेशन में किसी बिजनेस या जॉब में थे तो भी इनकी फंक्शनिंग काफी ठीक ठाक थी, तो क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा लाइफ का अपना स्पैन अच्छी फंक्शनिंग में बिताया होता है तो इनके न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शंस भी काफी बेटर काम करते हैं, और लेट एज में स्किज़ोफ्रेनिया आने के बाद भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होते। इसलिए लेट ऑनसेट वाले स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स में बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में दिखाई नहीं देती। हालांकि रिसर्चेस काफी कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस भी दिखाती हैं। कुछ रिसर्च बताती हैं कि जिन पेशेंट्स में हमेशा से जो प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी या फंक्शनिंग जो थी, मतलब बीमारी के आने से पहले की फंक्शनिंग या पर्सनैलिटी, जिसे प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी या प्री मॉर्बिड फंक्शनिंग कहते हैं, जिनकी वो खराब थी, जो पर्सनैलिटी का भी कोई ना कोई डिसफंक्शन शो करते थे, उनमें अक्सर न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेफिसिट ज्यादा देखे जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया आने के बाद, चाहे वो 50 की उम्र में आए या 60 की उम्र में आए। तो कहीं ना कहीं हमारी प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया आने के बाद एक पर्सन के डे टू डे फंक्शनिंग में इफेक्ट आते हैं।
अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया में भी प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट होता है और लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया में भी प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो लोग अच्छा खासा फंक्शन पहले से ही करते आ रहे थे उनमें स्किज़ोफ्रेनिया के बाद ज्यादा डेफिसिट नहीं आते, इसलिए इनका जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा होता है। प्रोग्नोसिस मतलब कि पेशेंट का ट्रीटमेंट देने के बाद की कंडीशन कैसी होगी। तो अच्छा प्रोग्नोसिस मतलब पेशेंट में इंप्रूवमेंट ज्यादा आएगी, बुरा प्रोग्नोसिस मतलब पेशेंट में ट्रीटमेंट के बाद भी चांस कम है कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आए या थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ जाए पर मोटे तौर पे पेशेंट जो है वो एक पहले जैसी फंक्शनिंग को ना अटेन कर पाए। तो ये होता है गुड प्रोग्नोसिस या पुअर प्रोग्नोसिस। तो लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया में प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, ज्यादातर लोग ठीक ठाक अच्छे खासे लेवल पर फिर से काम करने लगते हैं। हाँ, यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि उनके पॉजिटिव सिम्टम्स कितने ज्यादा हैं और कितने सीवियर हैं। अब बात करते हैं ऐसे में पॉजिटिव सिम्टम्स की, मतलब डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। तो ऐसे में शक करना, दूसरों पर बहुत डाउट करना, भरोसा ना करना और कुछ हेलुसिनेटरी वॉइसेस या बॉडी पे या कुछ चलता हुआ महसूस होना, कुछ इस तरह के हेलुसिनेटरी या डिल्यूजनल एक्सपीरियंसेस ये दिखाते हैं। अगर ये सिम्टम्स लंबे टाइम तक बने रहते हैं, अगर ये सिम्टम्स दवाओं से बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाते, तो ऐसे में चांस है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने पुराने स्टेट पर फिर से नहीं पहुंच पाता, अपनी फंक्शनिंग को अच्छा नहीं बना पाता। क्योंकि अगर नेगेटिव और न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेफिसिट्स की वजह से पेशेंट की फंक्शनिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रही, तो पॉजिटिव सिम्टम्स एक ऐसा फैक्टर रहेगा जो कि देखना पड़ेगा कि उससे एक पर्सन की लाइफ कितनी इफेक्ट हो रही है। यंग एज में आने वाले स्किज़ोफ्रेनियाज में भी पॉजिटिव सिम्टम्स अक्सर जल्दी सबसाइड कर जाते हैं इलाज के बाद, और ओल्ड एज में भी यही होता है। 50, 55, 60 में जब स्किज़ोफ्रेनिया हुआ तो पॉजिटिव सिम्टम्स जल्दी चले जाएंगे। पर जैसा कि अर्ली ऑनसेट वालों के साथ होता है, कई सारे पेशेंट्स में लंबे टाइम तक डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस बनी रहती हैं, वैसे ही कई बार ओल्ड एज वाले पेशेंट्स में भी लंबे टाइम तक डिल्यूजन हेलुसिनेशन बनी रह सकती हैं। इसका एक और कारण यह भी होता है कि ओल्ड एज पेशेंट्स को ट्रीटमेंट डोजेस थोड़ी लो दी जाती हैं। मतलब अगर 10 mg की दवा एक 25 साल के व्यक्ति को दी जा रही है, तो 55 साल के व्यक्ति को 2.5 mg या 5 mg की दवा ही मैक्सिमम लेवल तक दी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं दी जाएगी। हालांकि डॉक्टर्स हाई डोज दे देते हैं, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही दें, पर सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए वो बड़ी डोज दे देते हैं, पर फिर भी लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट जो है वो लो डोज पर ही चलता है। 1/3 या 1/4 डोज ही दिया जाता है दवा का ओल्ड एज पेशेंट्स में यंग एज पेशेंट्स के मुकाबले। इसका रीजन होता है कि पेशेंट्स जो है उनके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशंस हो सकती हैं, मतलब कोई और मेडिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, या वैसे भी उनके अंदर रिस्क जो है वो हेल्थ कंडीशन डेवलप करने के ज्यादा होते हैं। जैसे कि फीमेल्स हैं, उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस या हार्ट कंडीशन डेवलप होने का रिस्क है। तो ऐसे में दवाइयों का इफेक्ट उनके हार्ट पर, उनकी हड्डियों पर और बॉडी के कुछ दूसरे ऑर्गन्स पर पड़ सकता है, इसलिए ज्यादा डोज नहीं दी जाती। जितनी बड़ी उम्र का पेशेंट होगा उनमें से ज्यादातर लोगों में कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन होगी ही। जैसे 60-65 की उम्र में स्किज़ोफ्रेनिया आ रहा है, तो चांस बहुत ज्यादा है कि उनके अंदर कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन होगी। तो उस वजह से भी साइकेट्रिक दवाइयां ज्यादा डोज पे नहीं दी जाती। तो क्योंकि साइकेट्रिक दवा ज्यादा डोज पर नहीं दी जा रही कुछ और वजहों से, इसलिए सिम्टम्स में कई बार कमी नहीं आ पाती। तो ये मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं लेट ऑनसेट और अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया में। और जैसे हम अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया को समझते हैं, उसी के कंपैरिजन में हम लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया को समझ सकते हैं। तो हम पाएंगे कि इनके अंदर सिम्टम प्रोफाइल्स में काफी फर्क आ जाते हैं। मतलब अर्ली ऑनसेट वालों के जो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी बहुत ज्यादा होंगे, तो लेट ऑनसेट में पॉजिटिव ज्यादा होगा पर नेगेटिव या न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिफेक्ट उतने ज्यादा नहीं होंगे। दोनों मामलों में प्रीमॉर्बिड फंक्शनिंग बहुत मैटर करती है और ज्यादातर केसेस में पैरानॉइड डिल्यूजन्स ही पाई जाती हैं। ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स जो कि अर्ली स्टेज वालों में हो सकती हैं, लेट ऑनसेट में अक्सर नहीं होती। हेलुसिनेशंस में भी एक फर्क ये होता है कि अर्ली स्टेज स्किज़ोफ्रेनिया में ऑडिटरी हेलुसिनेशन ज्यादा होती हैं, वहीं लेट ऑनसेट वालों में विजुअल, टैक्टाइल या ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस ज्यादा पाई जाती है। मतलब उनको कुछ दिख सकता है, उनको बॉडी पे कुछ फील हो सकता है या कुछ अजीब सी उनको स्मेल महसूस हो सकती है। इसके चांस ज्यादा हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के मुकाबले। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया में देखने में आती है, वो ये कि जितनी ज्यादा बड़ी उम्र में स्किज़ोफ्रेनिया होगा उतना मुश्किल होगा उसको फर्क कर पाना कि वो कोई डिमेंशिया या कुछ दूसरे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज से रिलेटेड है या वो अपने में एक स्किज़ोफ्रेनिया का डिसऑर्डर है। इसीलिए जो वेरी लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनियाज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों को वेरी लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, उसमें हम उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया ना कहकर उनको स्किज़ोफ्रेनिया लाइक साइकोसिस बोलते हैं। तो एक होगा अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया, एक हो गया लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया और तीसरा होता है वेरी लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया लाइक साइकोसिस।
क्लियर तौर पे हम नहीं कह सकते कि ये स्किज़ोफ्रेनिया है या कुछ उससे मिली जुली रिलेटेड कोई साइकोटिक कंडीशन है, साइकोटिक डिसऑर्डर है, क्योंकि 60, 65, 70 की उम्र में ब्रेन डीजनरेशन भी होता है, एजिंग रिलेटेड चेंजेस आते हैं। हो सकता है कि ये डिमेंशिया आने से पहले के कुछ सिम्टम्स हो, या कुछ पार्किंसन या कुछ दूसरे टाइप के डिसीज के आने के पहले के कुछ सिम्टम्स हो। नहीं कहा जा सकता कि ये केवल स्किज़ोफ्रेनिया होगा या उससे रिलेटेड कुछ दूसरी कंडीशन है। इसीलिए वेरी लेट ऑनसेट के मामलों में उसको अक्सर सेकेंडरी तरीके से देखा जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया को अक्सर सेकेंडरी माना जाता है, मतलब वो शायद किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन के रिस्पॉन्स में हो रहा होगा, ना कि वो अकेले में अपना एक स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो रहा है। तो ये एक बड़ा फर्क होता है जिस बेसिस पर स्किज़ोफ्रेनिया को एक किसी और रिलेटेड साइकोटिक कंडीशन या डिसऑर्डर से हम अलग करके देखते हैं, स्पेशली जब वो बहुत लेट एज में हो रहा हो, क्योंकि इतनी लेट एज में स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांस ना के बराबर होते हैं। इनफैक्ट ये जितने भी टोटल जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं उनमें से केवल 4-5% पेशेंट्स ही ऐसे होते हैं जिनको 60 साल की उम्र के बाद स्किज़ोफ्रेनिया होता है, जबकि 40 से 60 की उम्र में होने वाले स्किज़ोफ्रेनिया करीब 15 से 20% होते हैं। और बाकी के जितने भी 75% पेशेंट्स हुए वो सब 30 साल या उससे कम की उम्र में डेवलप हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस देखने में आता है। ट्रीटमेंट जो होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट सिमिलर होता है, वही दवाइयां दी जाती हैं जो कि अर्ली एज ऑनसेट में दिया जाता है, जैसे ओलिंजापिन, रिस्पेरिडोन, एरिपिप्राजोल, क्लोजापिन भी दी जाती है। बस फर्क होता है तो डोजेज में। और साथ ही साइकोसोशल इंटरवेंशंस भी दी जाती हैं, जैसे कि फैमिली थेरेपी देना जरूरी होगा, क्योंकि बड़ा अनयूजुअल लगेगा ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब इतना लेट कैसे आ गया, बहुत कंफ्यूजन्स होती हैं। और खासकर अगर ठीक से एजुकेटेड ना हो तो ऐसे में और भी ज्यादा डर बैठ जाता है लोगों के मन में। पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, उसके सिम्टम्स को कैसे रिस्पॉन्स देना है, तो फैमिली के लिए समझना बहुत जरूरी है, उनको पूरा ट्रेन होना जरूरी है इस मामले में। साथ ही पेशेंट की भी अपनी जो फंक्शनिंग है, अगर वो सोशल या साइकोलॉजिकल लेवल पर अफेक्ट हुई है तो उसके लिए भी उनको साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस दी जा सकती हैं, जैसे कि कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जा सकती है। वैसे तो इस पर क्लिनिकल ट्रायल्स ना के बराबर हैं, पर चांस अच्छा है लेट एज ऑनसेट वाले पेशेंट्स में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ला सकती है, क्योंकि इन लोगों में अपनी लॉजिकल रैशनल थिंकिंग ज्यादा अच्छी होती है यंग एज पेशेंट्स के मुकाबले, और इन लोगों ने बहुत बड़ा अपने जीवन का एक हिस्सा एक अच्छी रैशनल थिंकिंग में स्पेंड किया होता है। इसलिए इनके लिए लॉजिकली या रैशनली सोचना ज्यादा आसान होता है उन लोगों के मुकाबले जिनमें अर्ली एज ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया होता है, क्योंकि 18-20 साल की उम्र में जब स्किज़ोफ्रेनिया होगा तो डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस के इंपैक्ट में तो वैसे ही इतने प्रॉब्लम्स आएंगी, नेगेटिव सिम्टम्स भी ज्यादा होंगे, तो ऐसे में एक पर्सन जो है वो सीबीटी पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। जबकि कॉग्निटिव रेमेडिएशन अर्ली एज में अच्छे से की जा सकती है, तो वहीं लेट एज के पेशेंट्स में सीबीटी ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखा सकती है, क्योंकि रीजनिंग एबिलिटीज उनकी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। साथ ही न्यूरो स्टिमुलेशन वाली थेरेपीज, मतलब जैसे ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन, ये थेरेपीज भी इन पेशेंट्स को दी जा सकती हैं। और किसी किसी पेशेंट के साथ अगर जरूरत पड़े तो ईसीटी मतलब इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी भी देनी जरूरी पड़ सकती है। तो ये रही पूरी जानकारी लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। इस पर कुछ और चर्चा करूंगा, क्योंकि ये महिलाओं में होने वाली ही ज्यादा समस्या है, इसलिए महिलाओं के मामले में ये बीमारी कैसे दिखाई देती है, क्या कुछ कॉजेज हो सकते हैं, कुछ इस बारे में आगे किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।